हमेशा से ना हमें रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी ज़्यादा पसंद आया करती थी, लेकिन आज की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की स्टोरी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो एक टाइम पर $42 बिलियन का मालिक हुआ करता था और दुनिया के रिचेस्ट लोगों में शामिल हुआ करता था। ये स्टोरी है इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी के बेटे की और इंडिया के रिचेस्ट आदमी मुकेश अंबानी के भाई की, यानी कि अनिल अंबानी की। अपने बड़े भाई की तरह ही इनकी भी बिजनेस की शुरुआत इनके फादर के बिजनेस रिलायंस एम्पायर से हुई थी, लेकिन जहां पर बड़े भाई की किस्मत में कामयाबी लिखी हुई थी, वहीं पर छोटे भाई की किस्मत में बर्बादी। 2008 में ये दुनिया के 6th रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे, लेकिन अगले 12 साल के अंदर अंदर ये पूरे के पूरे बर्बाद हो गए। और 2020 में एक केस के सिलसिले में यूके कोर्ट में इन्होंने अपनी नेटवर्थ जीरो बताई और पर्सनल बैंकरप्सी क्लेम कर दी। तो ऐसा क्या हुआ 12 सालों में, जो एक टाइम पर मुकेश अंबानी से भी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ करते थे, आज बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के लोन ना चुकाने की वजह से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। चलिए समझते हैं इस वीडियो में। चलो स्टार्टिंग से समझते हैं। साल 2002 6 जुलाई ये डेट वो थी जब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के फाउंडर और भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक धीरूभाई अंबानी जी की हार्ट स्ट्रोक से डेथ हो जाती है। धीरूभाई अंबानी जी की डेथ के बाद रिलायंस ग्रुप की सारी जिम्मेदारी धीरूभाई अंबानी जी के दोनों बेटों के ऊपर आने वाली थी, लेकिन धीरूभाई अंबानी जी अपने पीछे कोई भी विल लिख के नहीं गए थे, इसलिए ऐसे टाइम पर दोनों भाइयों ने मिलकर रिलायंस ग्रुप को संभाला। धीरूभाई अंबानी जी की डेथ के बाद रिलायंस ग्रुप की पहली बोर्ड मीटिंग होती है, जिसमें मुकेश अंबानी जी को चेयरमैन बना दिया जाता है और अनिल अंबानी जी को मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन बना दिया जाता है रिलायंस ग्रुप का। अब सबको लग तो ये रहा था कि ये दोनों भाई मिलकर रिलायंस ग्रुप को बहुत आगे लेके जाएंगे, लेकिन असली सच कई गुना ज्यादा दूर था। दोनों भाई एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, कंपनी में अपना डोमिनेंस बनाने के लिए। अनिल अंबानी कंपनी को एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर मुकेश अंबानी जो भी अनिल अंबानी डिसीजन ले रहे थे उनको कट करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच रिलायंस ग्रुप की बोर्ड मीटिंग में पहली बार मुकेश अंबानी की तरफ से खुले तौर पर रिलायंस ग्रुप को एक छत्र राज करने की पहली कोशिश हुई, जिसमें उन्होंने एक सर्कुलर निकाला और उसमें अनिल अंबानी जी के सारे डिसीजन की पावर को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया। दोनों भाई के बीच में रिलायंस ग्रुप को लेकर खींचातानी नजर आने लगी थी, लेकिन लोगों के बीच में ये बात जब आई जब नवंबर 2004 में CNBC TV 18 को दिए गए एक इंटरव्यू में मुकेश अंबानी ने यह बात मानी कि रिलायंस की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और ओनरशिप को लेकर दोनों भाइयों के बीच में डिसएग्रीमेंट होने लगा है। इसके बाद दोनों भाइयों के बीच की बात सारी की सारी पब्लिक को पता चल गई, लेकिन फिर भी दोनों के दोनों भाई साथ मिलकर रिलायंस ग्रुप को चला रहे थे। बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए अनिल अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी की माँ कोकिला बहन वही करती है जो दुनिया की कोई भी माँ करती। उन्होंने दोनों भाई के मसले को सुलझाने के लिए 28 दिसंबर 2004 को, यानी कि धीरूभाई अंबानी जी के बर्थडे पर, सारी अंबानी फैमिली को कफे पैराट रेसिडेंस में आने को बोला, जहां पर अंबानी जी का श्रीनाथ जी का भी मंदिर है। फाइनली इस मंदिर के सामने उन्होंने अपने पूरे परिवार को रिलायंस ग्रुप के फ्यूचर का फैसला सुनाया। कोकिला बहन अंबानी जी सिर्फ ये चाहती थी कि रिलायंस ग्रुप का बंटवारा ना हो और साथ ही साथ दोनों भाई एक ही इंडस्ट्री में रह के एक दूसरे से कॉम्पिटिशन ना करें और ना ही किसी आउटसाइडर को इंटरफेयर करने दें अपनी इंडस्ट्री में। उन्होंने रिलायंस ग्रुप के शेयर्स को 5 हिस्सों में डिवाइड किया। 30% इनके पास था, 30% दोनों बेटों के पास था और 5% इनकी बेटियों के पास था। तो बेटियों के शेयर्स मिला के मेजॉरिटी पावर कोकिला बहन अंबानी जी के पास थी, जिसे वो सोच तो ये रही थी कि वो रिलायंस ग्रुप को डिवाइड होने से बचा पाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन सब के बाद कोकिला बहन अंबानी जी अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं, जिसमें वो अपने दोनों बेटों के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताती है कि वो एक फ्रेंडली मैनर में रिजॉल्व हो गई है। ये बात जैसे ही पब्लिक हुई, वैसे ही रिलायंस ग्रुप के जो शेयर्स थे वो आसमान छूने लगे थे। उस टाइम तक कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, दोनों भाई मिलकर साथ साथ काम कर रहे थे और दोनों के पास बराबर के राइट्स थे, लेकिन असली सच अभी लोगों के सामने आना बाकी था। दिसंबर 2005 में NSE और BSE का एक अप्रूवल आता है और उसके बाद ही बॉम्बे हाई कोर्ट रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का डीमर्जर अप्रूव कर देती है। धीरूभाई अंबानी जी का बनाया हुआ एम्पायर 90,000 करोड़ का अब डीमर्जर में आ जाता है, जिसमें मुकेश अंबानी को वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी मिली, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और अनिल अंबानी को ग्रोइंग कंपनीज की कमान सौंपी गई, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर एंड रिलायंस कैपिटल शामिल थे। और यहीं से दोनों भाइयों के रास्ते अलग अलग हो गए। इसके बाद तुरंत ही अनिल अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बोर्ड मेंबर से रिजाइन दे देते हैं। इसके बाद अनिल अंबानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ADAE ग्रुप को फॉर्म करने की घोषणा कर दी।
जो कि इनके सारे एसेट्स की होल्डिंग कंपनी बनने वाली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वो अपनी कंपनी की ग्रोथ के प्लान्स को बताते हैं। इस मीटिंग के बाद सब एक्सपर्ट्स अनिल अंबानी की बिजनेस एक्यूमेंट की तारीफ करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि आने वाला टाइम अब अनिल अंबानी का ही है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। देखो, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। सिर्फ 1% लोग ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए। चलो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। इस डीमर्जर से पहले ही अनिल अंबानी अपने अगले मूव को प्लान करने लगे थे। उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री ले ली थी। उन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया था जिसका नाम था एडलैब्स फिल्म्स लिमिटेड, जिसमें उन्होंने मेजॉरिटी स्टेक्स खरीद लिए थे। फोर्ब्स की अगर माने तो उस टाइम पर अनिल अंबानी इंडिया में थर्ड रिचेस्ट इंडिविजुअल बन चुके थे। इसी बीच केजी बेसिन यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन के सप्लाई हो रही गैस को लेके दोनों भाइयों के बीच में एक लीगल केस छिड़ गया था। ये केस इसलिए हुआ था कि अनिल अंबानी ने अपनी फैमिली एग्रीमेंट का हवाला देते हुए अपने दादरी प्रोजेक्ट के लिए मुकेश अंबानी की गैस कंपनी से चीप रेट्स में नेचुरल गैस की डिमांड करी थी। इसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2005 में उन्होंने एक एंटरटेनमेंट कंपनी खरीदी थी एडलैब्स, जो कि अब बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। इसकी इंडिया और अब्रॉड में मिलाकर 700 से ज़्यादा स्क्रीन अवेलेबल थे, जिसके चलते अनिल अंबानी दुनिया के सबसे लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स के ओनर बन गए थे। उसके बाद 2008 में रिलायंस पावर का IPO आया। इस IPO ने एक अलग ही ट्रेंड शो किया। ये IPO सिर्फ 1 मिनट के अंदर अपने इनिशियल ऑफरिंग से 69 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था। ऐसे में इन्वेस्टर्स का भरोसा बहुत ज़्यादा हो गया था अनिल अंबानी पर। अनिल अंबानी की उस टाइम की सारी कंपनीज की वैल्यूएशन मिला के 42 बिलियन से ज़्यादा हो गई थी और फोर्ब्स की लिस्ट में ये दुनिया के 6 रिचेस्ट मैन बन गए थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अनिल अंबानी को अब हॉलीवुड में भी एंट्री करनी थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। इसलिए उन्होंने स्टीवन वर्क के साथ मिलकर ड्रीम वर्क्स को स्टार्ट किया। जो फिल्म हॉलीवुड में बनी उनमें से बहुत सारी नॉमिनेट भी हुई और लिंकन मूवी को तो अकेडमी अवार्ड भी मिला। अभी तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन इसके बाद ही अनिल अंबानी के बुरे वक्त की शुरुआत होने लग जाती है और यहीं से शुरुआत होती है अनिल अंबानी के डाउनफॉल की। डाउनफॉल की शुरुआत होती है 2008 के मार्केट क्रैश से, लेकिन इसका अंत होता है 2020 में जब अनिल अंबानी बैंकरप्सी फाइल करते हैं। इंडिया में रिलायंस कम्युनिकेशन के इंफ्रा को और मजबूत करने के लिए अनिल अंबानी $2 बिलियन का डेट लेते हैं। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और साथ ही साथ अपने बिजनेस को ग्लोबली ले जाने के लिए वो एक साउथ अफ्रीकन कंपनी MTN के साथ एक जॉइंट वेंचर करने का फैसला लेते हैं। अनिल अंबानी सोच तो ये रहे थे कि रिलायंस कम्युनिकेशन जैसे इंडिया में फोड़ रहा है, वैसे ही ये जॉइंट वेंचर पूरे वर्ल्ड वाइड में रिलायंस कम्युनिकेशन का नाम बनाएगा और उन्हें अच्छे खासे पैसे कमा के देगा, जिससे जो उन्होंने डेट लिया है वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन मुकेश अंबानी के साथ चल रहे इश्यूज की वजह से ये जॉइंट वेंचर कभी हो ही नहीं पाया और रिलायंस कम्युनिकेशन कभी ग्लोबली जा ही नहीं पाया। इसके बाद ही केजी बेसिन वाले केस का भी फैसला आता है, जिसमें कोर्ट मुकेश अंबानी को गवर्नमेंट रेट में ही गैस सप्लाई करने को बोलती है और ये अनिल अंबानी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। लेकिन अगर एक्चुअली मैं बात करूँ तो ये झटका तो कुछ नहीं था, असली झटका तो अभी लगना बाकी था। इस केस के फैसले के बाद ही तुरंत एक और चीज़ होने वाली थी। जो इन्होंने डीमर्जर के टाइम पर नॉन कम्पीट साइन किए थे, वो नॉन कम्पीट क्लॉज भी हटने वाले थे, यानी कि अब दोनों भाई एक ही इंडस्ट्री में एक दूसरे के साथ कम्पीट कर सकते थे। नॉन कम्पीट क्लॉज हटते ही मुकेश अंबानी ने फिर से टेलीकॉम स्पेस में अपने कदम रखे। इसके बाद रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने इन्फोटेल इंडिया को एक्वायर किया 4,800 करोड़ देके। 2011 में एक चीज और ज्यादा न्यूज में आ रही थी, जो कि थी 2G स्कैंडल, जिसमें अनिल अंबानी के मैनेजिंग डायरेक्टर और 2 वाइस प्रेसिडेंट गलत प्राइस में मोबाइल नेटवर्क लाइसेंस को एक्वायर करने के शक में गिरफ्तार कर लिए गए थे, जहां पर उन पर यह इल्जाम लगाया गया था कि ये लोग ये लाइसेंस रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर्स प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए खरीदे जा रहे हैं। अनिल अंबानी भी इस 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले में फंस गए थे और इनकी नेटवर्थ गिरकर $8.8 बिलियन पर आ गई थी। अपने बढ़ते हुए कर्जों और इस घोटाले की टेंशन के बीच में वो 3 चाइनीज बैंक ICBC, CDB और EMBC से $1.2 बिलियन का लोन लेते हैं। सितंबर 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था गैस रेट्स के लिए, उसके बाद इनका जो दादरी प्रोजेक्ट का सपना था वो ऑलरेडी खत्म हो गया था
और इन्होंने अपना दादरी प्रोजेक्ट भी क्लोज कर दिया था। इसके बाद ही दिसंबर 2014 में बिग सिनेमा इन्होंने कार्निवल ग्रुप को बेच दिया। 2016 आते आते अनिल अंबानी की ज्यादातर कंपनीज कर्जे के तले दब गई थी और ऑपरेशन ट्रबल्स में फंस गई थी। रिलायंस पावर को अपने ज्यादातर एसेट्स बेचने पड़ गए थे और रिलायंस कम्युनिकेशन की मार्केट वैल्यू 98% से गिर गई थी, जिसके चलते अनिल अंबानी की नेटवर्थ गिर के $2.5 बिलियन पे आ गई थी। और उसके बाद आता है वो टाइम जब हम सब की जिंदगी बदल गई थी। सितंबर 2016 में मुकेश अंबानी जियो को मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, जिसने पूरे के पूरे मार्केट को ही बदल के रख दिया था। अब जियो ने क्या धमाल किया था वो हम सब जानते हैं और उसकी बात मैं मुकेश अंबानी के वीडियो में करूंगा। लेकिन राइट नाउ बैक टू अनिल अंबानी स्टोरी। 2017 में एरिक्सन, जो इनके साथ रिलायंस कम्युनिकेशन का एक एग्रीमेंट हुआ करता था, उसको खत्म कर देता है और साथ ही साथ एनसीएलटी में एक केस फाइल करता है रिलायंस कम्युनिकेशन पर, जिससे रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर जो इनके ड्यूज थे वो क्लियर हो सकें। लेकिन एनसीएलटी उस केस पर कोई भी एक्शन नहीं ले पाता है, तो ये केस आगे सुप्रीम कोर्ट पर चले जाता है, जिसकी वजह से अनिल अंबानी की मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद फेब 2019 आते आते रिलायंस कम्युनिकेशन वेंचर पूरी की पूरी तरह खत्म होने की कगार पर आ जाता है और साथ ही साथ इनको अभी भी अपने लेंडर्स को 48,000 करोड़ की पेमेंट करनी बाकी थी। कोर्ट ने भी अनिल अंबानी को अपने पर्सनल ड्यूज क्लियर करने के लिए सिर्फ 4 हफ्तों का टाइम दिया, अदरवाइज उनको जेल जाना पड़ता। इस टाइम पर बड़े भाई ने अपना कर्तव्य निभाया और छोटे भाई को जेल जाने से बचा लिया और एरिक्सन के सारे ड्यूज क्लियर कर दिए। और अब वो टाइम आ गया था कि अनिल अंबानी की जो नेटवर्थ है वो सिर्फ 0.5% बची थी। अनिल अंबानी ने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ सबसे तेज डिस्ट्रॉय कर दी थी। ऐसा मैं नहीं, उस टाइम पर मीडिया बोल रही थी। और उसके बाद 7 फरवरी 2020 को अनिल अंबानी की लायबिलिटीज को देखते हुए उनकी नेटवर्थ अब 0 यानी कि उनको बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाता है। पैसा तो अभी भी है, लेकिन इनके पास नहीं, इनके फैमिली मेम्बर्स के पास। लेकिन ये पूरे के पूरे बैंकरप्ट हो चुके हैं, यानी कि इन्होंने पर्सनल बैंकरप्सी फाइल करी थी। तो ये थी रैग्स टू रिचेस की कहानी अनिल अंबानी की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को क्लिक करो और लाइक दबा के ये वीडियो और आगे लोगों तक शेयर करो। I'll see you in the next video. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खत्म।